हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील, आपका होस्ट। और आज मेरे साथ है वीनावल के बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर, जिन्होंने इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स किए हैं और इस दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज किए हैं। प्रशांत पोद्दार। प्रशांत, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आज। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, आपने इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया है, और वैसे ही एक कंट्री जो आपको भी बहुत पसंद है वो है टर्की। और इस चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड का टॉपिक हमारा है तुर्की। और प्रशांत को हमेशा वीना वर्ल्ड में तुर्की स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हमेशा तुर्की की बहुत सारी स्टोरीज होती है। तो प्रशांत, मैं ऐसी एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। ऑफ कोर्स, हमने तुर्की ये नाम बहुत सुना है, बट ये तुर्की इस नाम का मतलब क्या है? एंड आपको क्यों लगता है कि वाई शुड समवन विजिट तुर्की? नमस्ते एवरीवन। एक्चुअली टर्की ये मेरे काफ़ी करीबी सेक्टर है। अगर आप जब यूरोप सोचते हो तो ऐसा लगता है कि यूरोप और टर्की ये जो दोनों सेम है, क्योंकि टर्की ऐसा कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया और यूरोप। तो आप यूरोप भी देखते हो और एशिया भी देखते हो, तो आपको दोनों का मिलाप देखने मिलता है, जहाँ पे यूरोपियन रूल्स, यूरोपियन कल्चर और यहाँ पे एशियन कल्चर और एशियन रूल्स दिखाई देते हैं। इससे टर्की मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगता है। और यूरोप का वेदर जैसा है, हम लोग जैसे सोचते हैं कि अरे यूरोप में हमेशा ठंडा वेदर होता है, तो शायद टर्की में भी होगा। हाँ, डेफिनेटली टर्की में भी बहुत ठंडी होती है, टर्की में भी गर्मी होती है। तो वन ऑफ द बेस्ट वेदर जो होता है ये टर्की में होता है। ग्रेट। सो टर्की में ऐसी कौन सी सिटीज है जो आप सजेस्ट करोगे कि आपको देखनी ही चाहिए? सी, हम में से बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स होते हैं जिनको ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, तो हम छोटी ट्रिप्स करते हैं, या कोई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ओके चलो 20 दिन के लिए जाते हैं। तो टर्की में ऐसी कौन सी मेन सिटीज है जो आप बोलोगे कि आपको जरूर विजिट करनी चाहिए? ओके, मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा। टर्की में पमुक्काले और कैपेडोशिया जो सिटी है, ये ऐसे है कि जहाँ पे आपको थोड़ा मून साइड दिखाई देता है, जैसे हमारे भारत में लद्दाख है वैसे ही। बट यहाँ पे तो बहुत सारी सिटी है। इस्तांबुल हो गया, अंकारा हो गया, पमुक्काले हो गए, अंताल्या हो गया। बट मुझे सबसे बेस्ट और अच्छा सिटी लगता है, उसमें है दो। एक है इस्तांबुल और एक कैपेडोशिया। और कैपेडोशिया बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे कुछ अलग सा फीलिंग आता है, अलग से हिस्ट्री है। तो आई सजेस्ट यू कि कैपेडोशिया बहुत अच्छा है। ओके, पर कैपेडोशिया आने से पहले एक सवाल था प्रशांत। आपने जैसे कहा कि तुर्की यूरोप में भी है, एशिया में भी है, और इस्तांबुल ऐसी सिटी है जहाँ पे आप दोनों कॉन्टिनेंट्स देख सकते हो। तो वो ऐसा ब्रिज है क्या जहाँ पे एक साइड पे एशिया है और एक साइड पे यूरोप है, या कुछ अलग है? नहीं नहीं, यहाँ पे कैसा है, एक बॉस्फोरस क्रूज हम लोग लेते हैं बेसिकली। तो उसमें स्ट्रिप है, एक जगह पे मेडिटेरियन सी आता है, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, और ऊपर की तरफ कैप्सियन सी आता है, और उसको लिंक करता है। तो एक तरफ आता है इस्तांबुल का यूरोपियन पार्ट, और एक तरफ आता है एशियन पार्ट। तो यूरोपियन लोग कहते हैं कि ये एशिया का प्रवेश द्वार है, यानी इफ यू वांट टू गो एंटर एशिया, तो आपको इसी रास्ते से इस्तांबुल से जाना पड़ता है। और एशियन कहते हैं अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, कॉन्टिनेंट में जाना है, तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो ऐसे हुआ करता था कि जो पुराने सुल्तान हुआ करते थे, तो वो एशिया की तरफ देखते थे, और यूरोप में उनका पैलेस हुआ करता था, और वहां से वो देखते हुए एशिया की तरफ हमेशा नजर रखाए रखते रहे। ग्रेट दोस्तों, एक और चीज मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जैसे सुएज कनाल है या पैनामा कनाल है जो शिप्स को अलाउ करते हैं एक सी में से दूसरे सी जाने के लिए, वैसे ही बॉस्फोरस सी जो है वो तुर्की का चैनल ऐसे कहा जाता है जहाँ से बहुत सारी शिपिंग कंटेनर्स वाली शिप्स क्रॉस कर सकती है एक सी में से दूसरे शिप्स के लिए। पर एक ऐसी ट्रीटी है जो कहती है कि इन शिप्स के लिए, जैसे सुएज कनाल या पनामा कनाल चार्जेस लेते हैं इन शिप्स से टू क्रॉस ओवर द कनाल, बॉस्फोरस सी में तुर्की चार्जेस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ट्रीटी उन्होंने बहुत पहले साइन की थी। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोवान, अर्दोवान का एक सपना है कि इस्तांबुल में भी हमें एक ऐसा कनाल बनाना चाहिए जिससे तुर्की के गवर्नमेंटल फंड्स बढ़ सकते हैं बाय चार्जिंग मोर एंड मोर शिप्स। पर चलो प्रशांत, वापस इस एपिसोड पर आते हैं। आपने डेफिनेटली। कहा कैपेडोशिया। कैपेडोशिया आपकी एक फेवरेट सिटी है, ऑफ कोर्स। बहुत सारे लोग कैपेडोकिया भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कैपेडोशिया भी कहते हैं। चलो मैं कैपेडोशिया कहूंगा, क्योंकि एक क्विक सर्च के बाद गूगल ने भी बताया कि कैपेडोशिया बहुत लोग कहते हैं। सो प्रशांत, कैपेडोशिया इस नाम का अर्थ क्या है, और आप कैपेडोशिया में क्या क्या देख सकते हो?
कैपेडोशिया मतलब लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस, क्योंकि टर्की जो था ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, बट यहाँ पे ईरानियन जो लोग थे उनका भी प्रभाव ज्यादा है। तो जब ईरानियन लोग आते थे तो वहां से अच्छे नस्ल के घोड़े लेके जाते थे, इसके लिए यहाँ पे ब्यूटीफुल लैंड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता है। तो कैपेडोशिया का मीनिंग वो होता है। ओके, और कैपेडोशिया में ऐसे सुना है कि अंडरग्राउंड सिटी भी है, या वो केव होटल्स उधर ही होते हैं, राइट? यस डेफिनेटली, यहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी है। मैंने आपने जैसे मुझे बताया कि कैपेडोशिया में आप क्या क्या देख सकते हो। कैपेडोशिया में सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत सारी वैली है, जिसे इमेजिनेशन वैली कहा जाता है, मंक वैली कहा जाता है, देन पशाबक वैली कहा जाता है, लव वैली कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी है, कैमकली उसे कहा जाता है। जो पुराने जमाने में जो जू लोग थे वो अंडर छुपते थे जब अरेबिक लोग उनके ऊपर अत्याचार करते या अटैक करते थे, तो उन्होंने अंडरग्राउंड सिटी बनाई थी। और ऐसे कहा जाता है कि अराउंड 3000 से 3500 लोग वहां पे रहते थे। और वहां से उनके चर्च, इनके खाना बनाने के जो एरिया थे या स्कूल जो थे वो सब अंडरग्राउंड है, इसलिए उसे अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है। और अगर मैंने इंस्टाग्राम पे एक सर्च किया तो फोटोज जो आते हैं, ऑफ कोर्स वो अंडरग्राउंड सिटी या वो जो केव होटल्स जहाँ होते हैं उसके आते हैं, पर उसके साथ हॉट एयर बलून्स के भी बहुत आते हैं। और कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो फोटोज हम देखते हैं जहाँ पे 100 से भी ज्यादा हॉट एयर बलून शायद हवा में रहेंगे इन द मॉर्निंग, ये हमेशा प्रशांत ऐसे लगता है कि फोटोशॉप्ड है। ऑफ कोर्स मैंने तो टर्की विजिट नहीं किया है, पर आपने किया है, तो क्या सच में इतने हॉट एयर बलून एयर में होते हैं? यस नील, नील एक मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ टर्की का। हॉट एयर बलून का एक कैसा था कि एक बार मैं टूर कर रहा था और मुझे बहुत सारे गेस्ट ने कहा कि प्रशांत अपने टूर में इंक्लूड नहीं है, तो हमें करना ही है। तो एक्चुअली वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, कल हम वेदर देखते हैं और डिसाइड करते हैं। अराउंड उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अराउंड सीजन के हिसाब से होते हैं, 120 यूरो से लेके 150 यूरो तक। बट वन ऑफ द बेस्ट होता है अराउंड 5:30 मॉर्निंग, ये डिपार्चर होता है 5:30 to 6 o'clock ये फ्लाई होता है। और अराउंड 7:30 to 8 o'clock आप वापस लैंड पे आते हो। इसमें आप 12 जन जा सकते हो। और हॉट एयर बलून में बैठ के आपको पूरी वैली, जो वॉल्केनो से बनी हुई वैली आपको दिखाई देती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैसा है कि जब सुबह जाते हो ना तो आपको ये वेलकम के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक शैंपेन दिया जाता है। मतलब जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में होता है ना कि अच्छा काम करते हैं तो हम नारियल फोड़ते हैं, तो यहाँ पे कैसा होता है कि आपने कुछ अलग किया है, कुछ अच्छा जज्बा है आपके अंदर, तो आपको शैंपेन ओपन करते हैं। और यू बिलीव मी नील, ये सुबह सुबह गेस्ट शैंपेन भी पीते हैं 7 बजे, जो चाय कॉफी का टाइम होता है। सो दे आर एंजॉइंग। वेल, ऑफ कोर्स दिन की शुरुआत शैंपेन से होती है। हाँ। दैट इज क्वाइट क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स आपने शैंपेन के बारे में बताया, तो मैंने सोचा ऑफ कोर्स कैपेडोशिया के बारे में हम तो बात करेंगे, पर तुर्की में खाना कैसे मिलता है? लाइक खाना स्पाइसी होता है, नहीं होता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे डोनर कबाब्स होंगे शायद, आई थिंक, पर खाना कैसे होता है तुर्की का? ओके, टर्की एक्चुअली ना फूड पैराडाइज है। जैसे अगर आप कहते हैं ना साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड फूड पैराडाइज है, वैसे ही टर्किश फूड पैराडाइज है। अगर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन ना तो अराउंड 35-36 टाइप्स ऑफ नॉन वेज की फूड मिलते हैं। और बड़ा चौड़ा बुफे लगाया जाता है वहाँ पे। हाँ, बट इफ यू आर वेजिटेरियन सो डोंट वरी, 12 से 13 प्रकार के वेज उधर मिलते हैं। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप कहते हो कि नहीं हमें स्पेसिफिक वेजिटेबल्स फूड चाहिए, तो वहाँ पे ऐसे कुछ शेफ है जो जानते हैं कि हिंदी जो लोग आते हैं इंडिया से आते हैं तो कैसे बनाया जाता है। बट बेसिकली नॉनवेज वहाँ पे अच्छा रहता है। 95 to 96% पीपल आर ईटिंग नॉनवेज, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र होने की वजह से। डोनर हो गया, कबाब हो गया, शर्मा हो गया, तो ये सब वहाँ के लोकल फूड है। ग्रेट। और ऑफ कोर्स आपने कहा कि अरे, अगर आपने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो अकोमोडेट कर लेते हैं। तो इंग्लिश क्या उधर बोला जाता है? यस, एक्चुअली टर्की में हमें लगता है कि इंग्लिश कोई बोलता नहीं है। टर्की का मतलब है तुर्कस्तान, तुर्क भाषा बोलने वाले। बट वहां पे अराउंड 3% या 4% ऐसे जो होंगे कि जो इंग्लिश नहीं जानते, जो गांव के साइड होते हैं, जो अर्बन साइड या जो रूरल साइड जो रहते हैं, जो विलेज साइड रहते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, उसके साथ साथ वो फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश भाषा भी बोली जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है और अच्छे से समझते हैं। ग्रेट। और ऑफ कोर्स टर्की के आइसक्रीम के बारे में बहुत सुना है, इंस्टाग्राम पे उनके बहुत वीडियोस देखे हैं, वो टर्किश आइसक्रीम घुमाते रहते हैं और ये सब, क्या आपने वो ट्राई किया है?
यस, हम लोग एक बार ऐसी कुछ वैली देखने गए थे, तो वहां पे एक टर्किश आइसक्रीम बेचने वाला था जो टर्की हैट पहन के वहां पे खड़ा था, क्योंकि टर्की हैट जो है यहाँ पे पूरे टर्किस्तान में कोई पहन नहीं सकता है, सिर्फ आइसक्रीम वाला पहन सकता है, क्योंकि वहाँ पे रूल है। तो वो आइसक्रीम बनाते हैं 7-8 प्रकार के, उनके कुछ फ्लेवर्स होते हैं, तो अलग अलग कोन में दे के वो लोग कभी कोन ऊपर करते हैं, कुछ नीचे करते हैं, और लोगों को परेशान करके टर्की देते हैं। और उसी के नाम से, अगर आपने सुना होगा, यूएसए में टर्किश हील करके आइसक्रीम आती है, ये वहाँ पे फेमस हो चुकी है। तो ऐसी ये टर्किश आइसक्रीम काफी फेमस है वहाँ पे। ग्रेट। तो सी, जब भी हम किसी भी राष्ट्र में जाते हैं, तभी बहुत मन ऐसे करता है कि अरे हमारे दोस्तों के लिए, हमारी फैमिली के लिए हमें कुछ तो शॉपिंग करना चाहिए। तो दो सवाल, एक टर्की की करेंसी कौन सी है, और दूसरा, अगर मुझे टर्की में शॉपिंग करना है खुद के लिए या हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए, तो क्या क्या शॉपिंग ऑप्शंस रहेंगे, और एज अ टूर मैनेजर आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या क्या शॉपिंग करना चाहिए? ओके, टर्की में बेसिकली ऑल कार्ड्स चलते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेशनल कार्ड हो गया, ऑल करेंसी चलते हैं। आई थिंक सो अभी आईएनआर भी चलेगा, क्योंकि फिलहाल हमारे इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल कर रहे हैं, और आई होप वो हिंदी ऑडियो गाइड भी वहाँ पे अभी शायद होने वाली है, मैंने इसे सुना है। तो वहाँ पे टर्किश लीरा मेन करेंसी है, और मतलब अपना जो है इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 रुपया, डिपेंड्स ऑन आरबीआई रूल। और यूरो चलता है, टर्किश लीरा है, यूएसडी चलता है वहां पे। यहाँ पे आप परचेसिंग क्या कर सकते हो अगर आपके फैमिली मेंबर्स को लेना है तो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम हमेशा एक बिलीव करते हैं वास्तु के लिए, तो यहाँ पे एवीलाई काफी फेमस है जो टर्की में मिलता है। तो यहाँ पे एवीलाई आप अगर जाते हो टर्की में तो जरूर लेके आइए। तो अलग अलग साइज के एवीलाई मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेरेमिक्स पोट्री जो कहा जाता है, उसके अलग अलग चीजें मिलती हैं। हमें कारपेट का नाम सुना होगा कि हम कारपेट जो है कश्मीर या अफगानिस्तान से आया है, तो एक्चुअली ईरानियन लोग टर्की में लेके गए थे हिस्ट्री कारपेट की, और कारपेट वहां पे बनाया जाता है, तो आप कारपेट ले सकते हो। आपने सुना होगा कि प्राडा, गुची, अरमानी जो लेदर की चीजें मिलती है, बट यू बिलीव मी, ये सब इंपोर्ट होता है टर्की से, तो वहां पे लेदर की चीजें भी अच्छी मिलती है। एंड देन स्वीट बकलावा यहाँ का लोकल फूड है, जो आपको लेना ही है, तो वो बहुत अच्छा मिलता है। या टर्किश लैम्प जो आपके घरों के लिए अच्छा सजा सकता है। दोस्तों, आप चाहे कारपेट लो या ना लो, आप शायद टर्किश लैम्प्स लोगे या नहीं लोगे, ईविल आई लोगे या नहीं लोगे, पर आपके दोस्तों के लिए बकलावा जरूर लाइए, क्योंकि आपको वो एयरपोर्ट पे भी मिलेगा और कहीं पे भी मिलेगा। एयरपोर्ट से प्रशांत याद है, एक मेरा सवाल था। हम आपने बहुत सारी सिटीज मेंशन की एट द स्टार्ट, तो क्या ये सिटीज इजिली रोड कनेक्टेड है, या फ्रॉम कैपेडोशिया टू इस्तांबुल टू अदर सिटीज फ्लाइट लेना चाहिए? यस, एक्चुअली ये टर्की है ना, दूसरा यूरोप है बेसिकली। मतलब जैसे हमने सुना होगा कि यूरोप में रोड कनेक्शन बहुत अच्छा है, वैसे ही यहाँ पे 3 बड़े एयरपोर्ट है, एक अंकारा में है, इस्तांबुल में है, और एक इजमिर में है। बट अगर आप इस्तांबुल उतरते हो, तो इस्तांबुल से अगर आपको पूरा ये टर्की घूमना भी है अलग अलग सेक्टर में या पॉइंट्स में, तो आपको 6 या 7 घंटे में आप बाय रोड जाते हो। और यहाँ की बसें भी काफी अच्छी होती है, जो यूरो 6 की बसें यहाँ पे यूज होती है, तो अच्छे होते हैं। अगर आपकी पीछ, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, अगर आपकी पीछे भी सीट आती है तो डोंट वरी, आपको जर्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के रोड काफी खूबसूरत है और बसें भी बहुत ही अच्छे हैं। ओके, ग्रेट। सो, और टर्की में प्रशांत हमाम बाथ्स के बारे में बहुत सुना है, तो पहला सवाल, हमाम बाथ्स क्या होते हैं? ओके। एक्चुअली बात, मतलब आपको तो पता है कि क्या होता है नहाना। तो ये सब बाइजेंटाइन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर थे, जो पूरब की तरफ जो लोग रहते थे, उनका बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था। तो उन्होंने ये बात सिस्टम लाए कि जो लड़ाई करने के बाद ना वो थक जाते थे, या उन थकान मिटाने के लिए वो लोग बात लेते थे। तो किसी से मसाज करके लेते थे, या खुद बात लेते थे। तो उसके 3-4 टाइप्स आते हैं बात के। तो वो लोग, आपको गर्म पानी सर्व किया जाता है, या कोई आपको पहलवान जैसे एक बंदा होता है जेंट्स के लिए, वो आपका मसाज करता है। और एक हमाम सोप आपने सुना होगा, जो हमारे भारत में भी मिलता है। वो ऐसा एक सोप होता है, झाग होता है, उसे वो लोग आपको नहलाते हैं, ऐसे लगता है छोटे बच्चे को नहलाते हैं ना, वैसे ही। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो जेंट्स सेक्शन अलग होता है, लेडीज सेक्शन अलग होता है, तो ऐसे ये हमाम बात होता है। ग्रेट। ऑफ कोर्स, ये सुन के एटलीस्ट ये क्लियर हुआ कि हमाम बाथ एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टू टर्की के लिए शायद वो नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, और डायरेक्टली अगर हमाम बात पहुंच गए तो हमें भी पता नहीं रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे वो तो क्लियर होता है। प्रशांत, ऑफ कोर्स
पिछले 20 मिनट में हमने बहुत कुछ टर्की के बारे में बात की है, पर मेरा एक लास्ट का सवाल है रिगार्डिंग अ शो जिसका नाम है वॉर्लिंग डार्विश शो। नाउ वॉर्लिंग डार्विश शो के बारे में ये नाम सुना है, पर वो शो क्या होता है वो तो पता नहीं है। और आपके साथ ऑफ कोर्स ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, तभी आपने कहा कि एक और शो होता है तुर्की में। तो ये दो शो कौन से हैं, क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके। एक्चुअली टर्की जो है ना, ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो एक तरफ है अर्मेनिया, एक तरफ है सीरिया। तो सीरिया में कुछ ऐसे पार्ट है जो माउंटेन साइड रहता है, तो उसमें डबक शो करके आता है, डांस होता है एक्चुअली। तो वहाँ पे एक शो डांस होता है। बट बेसिकली ये डांस इतना फेमस नहीं है जितना वर्लिंग दरविश शो है। उसमें क्या होता है, अगर आपने सुना होगा कि जो रूमी थे, जो मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कुछ लैंग्वेज लेके आगे आए थे, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने ये सूफी डांस स्टार्ट किया था। तो वहां के जो लोग रहते हैं ये हाथ ऊपर करते हैं और भगवान से कनेक्ट होते हैं, और एक उसकी आस्था होती है, और ये गोल गोल घूमते हैं। अगर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अजब प्रेम की गजब कहानी में, अपने बॉलीवुड में बहुत सारा टर्की की शूटिंग की जाती है। तो वहां पे दिखाया है कि वो लोग ऊपर हाथ उठाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो एक्चुअली गॉड से कनेक्ट होते हैं। तो लिटरली आंख में से आंसू आता है ये डांस देखते हुए, क्योंकि हम भी उस समय उस गॉड से कनेक्ट होते हैं, या जो भी भगवान या आस्था होती है वहां से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा खूबसूरत डांस होता है। सिंपल सा म्यूजिक, सिंपल सा डांस, बट वन ऑफ द बेस्ट शो। ग्रेट प्रशांत, थैंक यू सो मच। आपने आज हमें टर्की के बारे में इतना बताया। जाते जाते आपके कोई फाइनल पॉइंट्स या ऐसे कुछ जो आपको टर्की के बारे में जरूर याद है? यस। एक्चुअली कैपेडोशिया में हम बेसिकली केव होटल लेने की कोशिश करते हैं, और जो वॉल्केनो इरिगेशन के वजह से यहाँ पे केव्स हो चुके हैं, तो मोस्टली हम लोग वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग होटल होते हैं, अलग अलग सिटी में हम अलग होटल लेने की कोशिश करते हैं। और टर्की में अगर आपको बेस्ट सीजन विजिट करना है, तो मार्च से लेके आप मई तक विजिट कर सकते हो, या मिड ऑफ जून तक करते हो, क्योंकि आपको प्लेजेंट वेदर मिलता है। और यहाँ पे अक्टूबर से या सितंबर से लेके आप नवंबर तक विजिट कर सकते हो। मैंने नवंबर में विजिट किया था। बट मुझे नवंबर अच्छा क्यों लगा या अक्टूबर अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ऑटम सीजन होता है, तो विंटर होता है। इफ यू वांट टू सी स्नो, तो वहाँ पे कैपेडोशिया में और कुछ टर्की के जो पार्ट है उसमें स्नो फॉल होता है। तो यहाँ पे वो देखने भी मजा आता है जिनको ठंडी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको विंटर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली विंटर में विजिट कीजिए, क्योंकि गर्मी जो होती है यहाँ पे, आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत गर्मी है। तो जुलाई अगस्त जो होता है मेन सीजन, उसमें थोड़ी गर्मी होती है। बट बाकी के जो सीजन होते हैं यहाँ पे ज्यादा ठंडा होती है। सिर्फ दिसंबर नवंबर से मार्च तक यहाँ पे टूर नहीं होते, बिकॉज बहुत ठंडा होता है। बाकी के सीजन में आप यहाँ पे टूर कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के कारण प्रशांत को वीना वर्ल्ड में टर्की स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। और प्रशांत, थैंक यू सो मच। आप चलो बैग भरो निकल पड़ो के थैंक इस यू वेरी एपिसोड मच। पर आए। अगली बार फिर मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप तो बहुत कंट्रीज कर चुके हो, बहुत सिटीज कर चुके हो। हम जरूर एक और टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। व्यूअर्स, लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। अंटिल देन, जैसे हम कहते हैं वीना वर्ल्ड में, चलो बैग भरो निकल पड़ो और लाइफ सेलिब्रेट करते ही रहिए। थैंक यू, बाय।